नमस्कार बच्चों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के 7वें और 8वें सवाल को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर प्रश्नावली 12.2 का 7वां सवाल लिखा है। इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल को हल करने से पहले आप लोग एक बात को समझिए। देखिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये एक बाल्टी है। ये एक बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है। इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है और पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ है। तो चलिए इसमें हम एकदम ऊपर तक पानी भर दे रहे हैं। देखिए एकदम ऊपर तक पानी भर दिए। तो ये एक बाल्टी है और इसमें पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये एक ईंट है। ये एक ईंट है। अब हम इस ईंट को इस बाल्टी में डालेंगे। इस ईंट को इस पानी से भरी बाल्टी में डालेंगे। तो चलिए इस ईंट को हम पानी से भरी बाल्टी में डाल दे रहे हैं। ठीक। अब आप लोग बताइए कि जब इस ईंट को पानी से भरी बाल्टी में डाला जाएगा तो क्या होगा? बताइए। तो क्या होगा, जब इस ईंट को पानी से भरी बाल्टी में डाला जाएगा तो बाल्टी का कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। बाल्टी का कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा। कपड़ा धोते समय जब पानी से भरी बाल्टी में कपड़ा धोने के लिए डाला जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ पानी बाहर निकल जाता है। जैसे ही कपड़े को डालते हैं तो पानी कुछ बाहर निकल जाता है। अगर बाल्टी पानी से भरी हुई है तभी पानी बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए बाल्टी जो है उसमें आधा पानी भरा है तो कपड़े को डालते हैं तो पानी का तल कुछ ऊपर उठ जाता है। और अगर एकदम पानी ऊपर तक भरा है तो कपड़े को डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है। इसी तरह यहाँ भी है। यहाँ जो बाल्टी है उसमें पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ है और एक ईंट है। जैसे ही हम इस ईंट को पानी से भरी बाल्टी में डालेंगे तो कुछ पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि कितना पानी बाहर निकला, कितना पानी बाहर निकला, तो इसका क्या जवाब होगा? तो बच्चों इसका जवाब ये है, ईंट का जितना आयतन होगा, ईंट का जितना आयतन होगा उसी के बराबर पानी निकला होगा। ईंट का जितना आयतन होगा उसी के बराबर पानी निकला होगा। अर्थात निकले पानी का आयतन और ईंट का आयतन आपस में बराबर होगा। कितना पानी निकला होगा? जितना ईंट का आयतन होगा उसी के बराबर पानी निकला होगा। इसी को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि निकले पानी का आयतन और ईंट का आयतन आपस में बराबर होगा। यानी निकले पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन इसके बराबर माना जाएगा, ईंट के आयतन के बराबर। ईंट का
आयतन। तो निकले पानी का आयतन और ईंट का आयतन आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। अच्छा, अब आगे देखिए। देखिए, जैसे ही इस ईंट को पानी से भरी बाल्टी में डाला जाएगा तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। तो कुछ पानी बाहर निकल जाने के बाद कुछ पानी बाल्टी के अंदर भी बचा होगा, कुछ पानी इसमें बचा भी होगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस बाल्टी में कितना पानी बचा है, इस बाल्टी में कितना पानी बचा है, इसके लिए क्या करना है? तो बाल्टी में बचे या बाल्टी में बचा पानी कितना पानी बचा है, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बच्चों पहले आप इस बाल्टी का आयतन निकालिए। क्या निकालिए? बाल्टी का आयतन निकालिए। बाल्टी का आयतन, बाल्टी में कितना पानी बचा है ये पता करने के लिए सबसे पहले आप बाल्टी का क्या निकालिए? आयतन। बाल्टी का जितना आयतन होगा ना, बाल्टी का जितना आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन माना जाएगा। बाल्टी का जितना आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा, अर्थात पानी उसमें उतना ही भरा होगा। तो बाल्टी का आयतन किसके बराबर माना जाएगा? पानी के आयतन के बराबर। चलिए हम बाल्टी का आयतन निकाल ले रहे हैं। तो बाल्टी का आयतन निकालने से हमें पानी का आयतन पता चल जाएगा। उसके बाद ये हम बता रहे हैं कि बाल्टी में बचा पानी कैसे आएगा। इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप पहले बाल्टी का क्या निकालिए? आयतन। बाल्टी का आयतन निकालने से आपको पता चल जाएगा कि बाल्टी में कितना पानी है, अर्थात पानी का आयतन आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप ईंट का आयतन निकालिए। ईंट का आयतन निकालिए। ईंट का आयतन निकालने से आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी निकला है। ईंट का आयतन निकालने से आपको पता चल जाएगा कितना पानी निकला है, यानी निकले पानी का आयतन। निकले पानी का आयतन ये आपको पता हो जाएगा। अब बाल्टी में कितना पानी बचा है ये पता करने के लिए बाल्टी के आयतन में से ईंट का आयतन घटा दीजिए। बाल्टी में कितना पानी बचा है ये पता करने के लिए बाल्टी के आयतन में से ईंट का आयतन घटा दीजिए। तो बाल्टी का आयतन में से क्या घटाना है? ईंट का आयतन। ईंट का आयतन, या इसी को हम दूसरे ढंग से ये भी लिख सकते हैं। देखिए, बाल्टी का आयतन किसके बराबर है? पानी का आयतन। तो बाल्टी का आयतन की जगह आप पानी का आयतन लिखिए। पानी का आयतन और माइनस ईंट का आयतन देखिए किसके बराबर है? निकले पानी का आयतन। तो यहाँ लिखिए निकले पानी का आयतन। निकले पानी का आयतन। तो बाल्टी के आयतन में से ईंट का आयतन घटा देने से आपको पता चल जाएगा बाल्टी में कितना पानी बचा है, या फिर पानी के आयतन में से निकले पानी का आयतन घटा देंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि बाल्टी में कितना पानी बचा है। तो बच्चों, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो इसी चीज़ का उपयोग हम लोग यहाँ भी करेंगे और इसी चीज़ का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो आप लोग इसे थोड़ा बैक करके, पीछे करके इसे आप फिर से समझ लीजिए, तब इस सवाल को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, अब सवाल को हल करते हैं। इसे हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में बता रहे हैं कि कोई ठोस है, कोई देखिए ठोस है ना, जिसको
पानी से, कोई ठोस है जिसको पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। यानी कोई ठोस है जिसे पानी से भरे बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। यानी कोई बेलन है जो पानी से क्या है, भरा है। तो देखिए ये एक बेलन है, चलिए फिर से बना रहे हैं। देखिए ये बेलन है, ये बेलन है और ये पानी से क्या है, भरा है। तो पानी से भरा हुआ है, चलिए पानी से भर दे रहे हैं। चलिए अब कह रहे हैं कि इस पानी से भरे बेलन में किसी ठोस को डाल दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई ठोस है, चलिए ये कोई ठोस है, ये ठोस है। अब इस ठोस को इस पानी से भरे बेलन में डाल दिया जाता है। इस ठोस को इस पानी से भरे बेलन में डाल दिया जाता है। तो अब क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। तो जैसे ही इस ठोस को पानी से भरे बेलन में डाला जाएगा तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, तो जितना ठोस का आयतन होगा उसी के बराबर पानी निकलेगा। यानी निकले पानी का आयतन और ठोस का आयतन आपस में बराबर होगा। यानी निकले पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन किसके बराबर माना जाएगा, ठोस के आयतन के बराबर, ठोस के आयतन के बराबर। यानी निकले पानी का आयतन और ठोस का आयतन आपस में बराबर हो। अब देखिए बच्चों, जब इस ठोस को इस पानी से भरे बेलन में डाला जाएगा तो पानी कुछ निकल जाएगा, तो कुछ पानी इसमें बचा भी होगा, कुछ पानी इसमें बचा भी होगा। तभी तो यहाँ पूछ रहे हैं ना, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो पानी निकल जाने के बाद, कुछ पानी निकल जाने के बाद इस बेलन में कितना पानी बचा, तो बेलन में बचे पानी का आयतन, बेलन में बचे पानी का आयतन कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको बेलन का आयतन ढूंढना होगा, बेलन का आयतन ढूंढना होगा। तो बेलन का आयतन ढूंढी, बेलन का आयतन ढूंढने से आपको पता चल जाएगा, बेलन का आयतन ढूंढने से आपको पता चल जाएगा कि बेलन में कितना पानी भरा है, क्योंकि जितना बेलन का आयतन होगा उसी के बराबर इसमें पानी भी भरा होगा। तो बेलन का आयतन निकालने से आपको पता चल जाएगा पानी का आयतन, पानी का आयतन। अच्छा, अब बेलन में बचे पानी का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन निकालना होगा। बेलन का आयतन निकालने से आपको पता चल जाएगा पानी का आयतन कितना है, अर्थात पानी कितना उसमें भरा है। उसके बाद आपको ठोस का आयतन निकालना होगा, जिस ठोस को डाला जा रहा है। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन निकालने से आपको पता चल जाएगा कितना पानी निकला है, क्योंकि ठोस का आयतन निकले पानी के आयतन के बराबर है। तो ठोस का आयतन पता करने से आपको पता चल जाएगा निकले पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन। ठीक, उसके बाद अब आप इसका उत्तर ढूंढिए। जब इन दोनों का उत्तर आपको पता चल जाए तब आप बेलन में बचे पानी का आयतन निकालिए। तो बेलन में बचे पानी का आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा दीजिए, बेलन का आयतन में से ठोस का आयतन घटाइए। यानी बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। या फिर बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन किसके बराबर है, बेलन का आयतन पानी के आयतन के बराबर है। यानी पानी का आयतन में से क्या घटाइए, ठोस का आयतन मतलब निकले पानी का आयतन, निकले
पानी का आयतन। तो बच्चों यही सब आप करेंगे तब ये सवाल आपको, इस सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये पता करें, इस सवाल में सबसे पहले हम लोग ये पता करें कि जिस ठोस को इस पानी से भरे बेलन में डाला जाता है वो ठोस कैसा है। जिस ठोस को इस पानी से भरे बेलन में डाला जाता है वो ठोस कैसा है ना, क्योंकि ठोस का आयतन भी निकालना है हमें ना। तो पहले पता किया जाए कि ये ठोस कैसा है। तो देखिए सवाल वाले बता रहे हैं कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है। एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इसका मतलब बच्चों, जो ठोस है उसमें शंकु है और अर्धगोला है। जो ठोस है उसमें शंकु है और अर्धगोला है। अब बता रहे हैं कि जो शंकु है वो अर्धगोला पर आरोपित है, यानी कि नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है, और दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। तो चलिए इसे हल किया जाए। इन सबको आप अभी देखिए, इन सब के बारे में हम लिखेंगे बाद में। तो चलिए पहले ठोस के बारे में सब कुछ देखा जाए। तो ठोस कैसा है? ठोस एक शंकु और अर्धगोला से मिलकर बना है। इसमें अर्धगोला नीचे है और उसी के ऊपर क्या है? शंकु है। तो हम यहाँ एक अर्धगोला बना दे रहे हैं नीचे इस तरह। चलिए अर्धगोला है और सवाल वाले कह रहे हैं कि इसी के ऊपर एक शंकु, हाँ इसी के ऊपर एक शंकु है, इसके ऊपर एक शंकु बना दिया जाए। चलिए शंकु हुआ। अब जो ये शंकु है उसकी ऊंचाई देखिए, बता रहे हैं 120 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई देखिए चित्र में ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये शंकु की ऊंचाई है। ये जो लाइन हम खींचे हैं शंकु क्या है? ऊंचाई। और ये लाइन शंकु की त्रिज्या है। ये लाइन शंकु की त्रिज्या है और ये लाइन शंकु की ऊंचाई है। ऊंचाई देखिए दिए हैं 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिए हैं 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी देखिए 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चों, ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ये ठोस है। इसका नाम क्या है? ठोस। यानी ठोस जो है वो अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है ना। तो हमें इस ठोस का आयतन चाहिए। इस पूरे ठोस का क्या चाहिए? आयतन। अब इस पूरे ठोस का आयतन निकालने के लिए हम पहले शंकु का आयतन निकालें, फिर अर्धगोले का आयतन निकालें और दोनों को जोड़ दें तो इस पूरे ठोस का क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शंकु के बारे में यहाँ हम लिख रहे हैं जो दिया गया है। तो दिया है शंकु की त्रिज्या, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर।
देखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई पता है, इसलिए शंकु का आयतन निकाल लिया जाए। इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह शंकु के आयतन का सूत्र है। इसी में मान रखिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए 60 दिया गया है, 60 का स्क्वायर अगुणित एच का मान 120, तो बराबर 1/3 गुणित 22/7 अगुणित 60 को, इस 60 के ऊपर 2 घात है बच्चों, तो 60 को 2 बार लिखिए, 60 गुणित 60 अगुणित 120। चलिए 3 से काट सकते हैं, 3 से 60 काट दीजिए या 120, तो चलिए हम इसी को काट दे रहे हैं, 20 आएगा, तो बराबर 22 गुणित 20 गुणित 60 गुणित 120 और बटे में 7। अब क्या कीजिए, उन सबका अंश में जो जो लिखा है उनका गुणा कीजिए, और गुणा करने से जो आए उसमें 7 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो सबका गुणा कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए गुणा करने से कितना आएगा, तो देखिए 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 3 0 लिखिए, 3 0 और 12 चौक 72, 72 में 2 का गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी 144 अगुणित में 22 और बटे में 7। अच्छा, अब 144 में 22 का गुणा कीजिए, 144 में 22 का गुणा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक्का 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक्का 2, तो 8, 8 8 16, 8 2 10, 1 11, 2 1 3, 31 68 और 3 2 0 और बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये शंकु का आयतन है, ये किसका आयतन है, शंकु का आयतन है। अब क्या किया जाए, अब अर्धगोले का आयतन निकाला जाए, अर्धगोले। तो अर्धगोले के बारे में देखिए क्या दिया गया है, पुनः दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए इसलिए अर्धगोले का आयतन निकालिए, अर्धगोले का आयतन, इसलिए अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र है। चलिए इसमें मान रखा जाए 2/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 60, 60 के ऊपर 3 घात, तो 2/3 गुणित 22/7, और बच्चों 60 को 3 बार लिखिए, 60 गुणित 60 गुणित 60। अब 3 से इन तीनों में से किसी एक 60 को काट दीजिए, तो 20 आया, तो गुणा कीजिए, 22 दूना 44 अगुणित 2 चौक 12, 12 चौक 72, देखिए 6 के 36 दूना 72, 1 2 3 0 लगाइए और बटे में 7 बराबर, अब 44 और 72 का गुणा कर दीजिए, 44 72 का गुणा, 4 दूना 8, 4 सते 28, 4 दूना 8, 4 सते 28, तो जोड़िए 8, 8 8 16, 8 2 10, 1 11 और 2 1 3, 31 68, तो बराबर 31 68 और 3 तो 0 आ गई, और बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अर्धगोले का आयतन है, ये अर्धगोले का आयतन है, और ये किसका आयतन है, शंकु का आयतन है।
अब चूँकि शंकु और अर्धगोला दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, तो हम अब इस ठोस का आयतन निकालें। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ दें। तो लिखा जाए इसलिए ठोस का आयतन, इसलिए ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन कैसे आएगा, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़िए। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन देखिए बच्चों कितना आया है, 3168,000/7, 3168,000/7 और प्लस अर्धगोले का आयतन भी उतना ही आया है, 3168,000/7, 3168,000/7, दोनों को जोड़िए। तो दोनों का हर समान है, तो एक हर लिखिए और 3168,000 प्लस 3168,000 दोनों को जोड़ दीजिए, 3 जीरो लिखिए, 3 जीरो 8 8 16 6 6 12 1 13 1 1 2 1 3 और 3 3 6 और बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये ठोस का आयतन है, ये किसका आयतन है, ठोस का आयतन है। फिर से जोड़ लीजिए, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 3 जीरो है 8 8 16 6 6 12 1 13 1 1 2 1 3 और 3 3 6। ये जो आया है ये क्या है, इस पूरे ठोस का आयतन है। अब ठोस का आयतन इतना ही है ना। अब जब इस ठोस को पानी से भरे बेलन में डाला जाएगा तो इसी के आयतन के बराबर पानी निकलेगा, यानी ये निकले पानी का आयतन भी माना जाएगा। ये जो ठोस का आयतन है ये निकले पानी का आयतन भी माना जाएगा। तो चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए, तब आगे हल किया जाए। तो चलिए बच्चों अब हम इसे मिट रहे हैं। अब हम चूंकि इस ठोस को पानी से भरे बेलन में डाला जाता है, इस ठोस को पानी से भरे बेलन में डाला जाता है, तो हम बेलन का आयतन पता करेंगे। बेलन का आयतन पता करने से ये पता हो जाएगा कि बेलन में कितना पानी भरा है, क्योंकि जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही पानी उसमें भरा भी होगा, इसलिए बेलन का आयतन पता किया जाए। तो देखिए बेलन के बारे में देखिए दिया गया है, पुनः दिया है। देखिए बेलन की त्रिज्या दी गई है और बेलन की ऊंचाई दी गई है। यहाँ लिखा जाए, दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 180 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का निकाल लीजिए आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h, ये बेलन के आयतन का सूत्र है। चलिए इसे मान रखिए 22/7, r का मान 60, 60 का स्क्वायर गुणित h 180 बराबर 22/7, 60 गुणित 60 दो बार लिखिए और गुणित 180। अब बच्चों यहाँ 7 से ऊपर की कोई संख्या नहीं कटेगी, तो सब तीनों का गुणा कर दीजिए।
तो देखिए 22 गुणित 6 6 के 36, 3600 गुणित 180 बटे में 7। चलिए 22 गुणित 1 2 3, 3 जीरो हैं, 3 जीरो लिखिए और 18 36 का गुणा कीजिए। 18 36 8 6 48, 8 3 24 4 28, 8 6 48, 4 हासिल, 8 3 24 4 28, 1 में 6 का गुणा 6, 1 में 3 का गुणा 3, तो 8, 8 से 14, 3 2 5 1 6, तो 648 बटे में 7। अब इसमें 22 का गुणा कीजिए, 648 में 22 का गुणा, तो 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 2 6 12, फिर 6 9 1 तो आया 6, 9 6 15, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12, 2 1 3, 3 1 4 1, 14 25 6, 14 25 6, 14 25 6 और 000 बटे में 7। तो बच्चों इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका आयतन है? बेलन का आयतन है। ये किसका आयतन है? बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन अगर इतना है तो पानी का आयतन भी इतना ही होगा, यानी बेलन में जितना पानी भरा है उसका आयतन इतना ही माना जाएगा। और ठोस का आयतन देखिए ये है ना, तो ठोस को पानी से भरे बेलन में डालने से जितना पानी निकला होगा उसका आयतन ठोस के आयतन के बराबर होगा, अर्थात इसी के बराबर होगा। अब सवाल वाले कह रहे थे कि इस ठोस को पानी से भरे बेलन में डाला जाता है। इस ठोस को कहाँ डाला जाता है? पानी से भरे बेलन में डाला जाता है। तो देखिए हम पानी से भरा हुआ एक बेलन बना दे रहे हैं इसी में, ऐसे। देखिए कह रहे थे ना कि इस ठोस को पानी से भरे बेलन में डाला जाता है। ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। तो देखिए बेलन की तली को यहाँ क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो बच्चों जब इस ठोस को पानी से भरे बेलन में डाला गया होगा तो कुछ पानी बाहर भी निकला होगा, कुछ पानी बाहर भी निकला होगा, क्योंकि बेलन में पानी देखिए भरा हुआ है, लिखा है पानी से भरे, यानी बेलन में पानी एकदम ऊपर तक भरा है। और जैसे इस ठोस को डाला गया होगा तो पानी कुछ निकला भी होगा। अच्छा, कुछ पानी निकला होगा तो कुछ पानी शेष भी बचा होगा। तो यहाँ देखिए पूछ रहे हैं बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो इस ठोस को डालने से ना कितना पानी निकला होगा? इस ठोस को डालने से कितना पानी निकला होगा? ठोस का जितना आयतन है उसी के बराबर पानी निकला होगा, यानी निकले पानी का आयतन और ठोस का आयतन आपस में बराबर होगा। तो ठोस का आयतन देखिए इतना आया है, यानी निकले पानी का आयतन यही होगा। अब इस बेलन में कितना पानी शेष बचा है, तो इसके लिए क्या करना है? बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन क्या करें? घटा दें, या पानी के आयतन में से निकले पानी का आयतन क्या करें? घटा दें। तो चलिए अब लिखा जाए, इसका उत्तर निकाला जाए। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, इसलिए बेलन में शेष बचे
पानी का आयतन बराबर बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। निकालने के लिए बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटाइए या फिर बेलन का आयतन पानी के आयतन के बराबर माना जाएगा। तो पानी के आयतन में से निकले पानी का आयतन घटा दीजिए। तो चलिए हम यही लिख दे रहे हैं, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन देखिए बच्चों ये है 14, 25, 6, 000 बटे में 7 माइनस। और ठोस का आयतन देखिए क्या है 63, 36, 63, 36, 000 और बटे में 7। तो चूंकि हर समान है तो दोनों हरों में से एक लिखिए, दोनों हरों में से एक हर लिखिए। आगे 14, 25, 6, 000 माइनस 63, 36, 000। अब इसमें से इसे घटाइए। हाँ तो बच्चों इन दोनों को घटाइए। इन दोनों को देखिए घटाने से क्या आएगा, 6 में 6 घटाइए 0, 5 में 3 घटाइए 2 और 2 में 3 नहीं घटेगा तो यहाँ सुधार लीजिए। तो 12 में 3 घटाइए 9 और यहाँ 3 बचेगा यानी 13, 13 में 7 घटाएंगे 6 और 3 to 0 आगे लगा दीजिए और बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों अगर देखा जाए तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन इतने माना जाएगा। इसे आप दशमलव में भी लिख सकते हैं 7 से भाग देकर, लेकिन बच्चों इसका उत्तर बुक में मीटर क्यूब में दिया गया है। इसका उत्तर बुक में मीटर क्यूब में दिया गया है, इसे मीटर में बनाना पड़ेगा। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, मतलब 100 यहाँ से हटा दिए तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बचा बराबर 1/100 मीटर। यानी बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1/100 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, यहाँ से सेंटीमीटर हटाइए और सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिखिए। तो ये हो जाएगा बराबर 7920 320 बटे में 7 और यहाँ से हम सेंटीमीटर हटा के मीटर लिखना चाहते हैं 1/100 मीटर और ऊपर 3 घात है 3 घात लगा दीजिए। तो केवल सेंटीमीटर की जगह आप ये लिखिए इतना और ऊपर 3 घात है 3 घात लगाइए तो हो जाएगा 7920 फिर 320 बटे में 7 और यहाँ इसे 1/100 को 3 बार लिखिए और मीटर क्यूब हो जाएगा। 1/100 फिर 100 फिर 100 और आगे यहाँ आप मीटर क्यूब लिख दीजिए, मीटर क्यूब। तो देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, इसका 4 0 काट दीजिए तो बचेगा 792 और बटे में 100 का गुणा 7 में कीजिए 700 और 700 से इसमें भाग देंगे बच्चों तो 1.131 मीटर क्यूब। तो बच्चों बुक में यही उत्तर दिया गया है। तो यही है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो बच्चों ये 7वां सवाल पूरा हुआ, काफ़ी लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग शुरू से ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम आपको 8वां सवाल बताएंगे। तो चलिए इसे हम रीड दे रहे हैं।
हाँ, तो देखिए बच्चों, 8वां सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। देखिए बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी जो ये बर्तन दिखाया गया है इसकी गर्दन जो है, गर्दन मतलब ये ऊपर वाला, गर्दन बेलन के आकार का है। यानी ये जो गर्दन दिख रहा है ये कैसा है, बेलन के आकार का है, और नीचे कैसा है, गोलाकार है। नीचे कैसा है, गोलाकार है। और कह रहे हैं कि ये जो बर्तन है, ये बर्तन है, इसका आयतन किसी बच्चे ने ज्ञात किया है और आयतन कितना आया है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे बर्तन का आयतन किसी बच्चे ने ज्ञात किया है और बर्तन का आयतन उस बच्चे के द्वारा कितना आया है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं ये पता करने के लिए हम लोग इस बर्तन का आयतन अपने से निकाल के देखें। उस बच्चे के द्वारा इस बर्तन का आयतन तो इतना आ रहा है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग अपने से आयतन इस बर्तन का निकाल के देखें कितना आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। इसके लिए देखिए, ये जो बर्तन है इसकी गर्दन किस आकार की है, बेलन के आकार की है। तो ये जो बेलनाकार भाग है इसकी देखिए ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहले यही लिखा जाए, दिया है बेलन या बेलनाकार भाग की, या सीधा सीधा बेलन लिखिए, क्या जरूरत है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या निकाल लीजिए। व्यास दिया रहे तो त्रिज्या जरूर निकालना चाहिए। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या व्यास का आधा होगा, यानी व्यास बटे 2। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसका आधा यानी 2 से भाग, तो 2 से काट देंगे तो बराबर आएगा 1 सेंटीमीटर। चलिए अब बेलन का क्या निकाल लीजिए, आयतन। इसलिए बेलन का आयतन निकाल लीजिए, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। इसी में मान रखिए, पाई का मान देखिए दिया गया है 3.14। आर का मान देखिए, आर का मान कितना है, 1, तो 1 लिखिए। और एच का मान देखिए 8 दिया गया है तो 8 लिखिए। तो हो जाएगा 3.14 अगुणित 1 गुणित 8। तो 8 का इसमें गुणा कीजिए, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 का 8 3 11, 1 हासिल, 8 त्रिक 24, 1 25, और दशमलव यहाँ लगा दीजिए, आगे सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये इसका आयतन आया है, केवल बेलन का आयतन आया है, यानी ये जो बेलनाकार गर्दन था उसका आयतन आया है। अब ये जो गोलाकार है बर्तन का, ये निचला भाग कैसा है, गोलाकार, इसका आयतन निकाला जाए। तो देखिए पुनः दिया है गोलाकार
भाग गोलाकार भाग यानी गोला सीधा सीधा गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया गया है, देखिए 8.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या लिखिए, इसलिए त्रिज्या r बराबर इसी का आधा कर दीजिए यानी 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या आ गई। इसलिए इसका आयतन निकालिए, इसलिए गोलाकार भाग का आयतन यानी गोले का आयतन सीधा सीधा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 हाँ, पाई का मान रखिए, पाई का मान देखिए कितना है 3.14 और r का मान देखिए कितना है 8.5/2 का होल क्यूब। अब इसे हल किया जाए, 4/3 3.14, ऐसे ही बच्चों 3 बार लिख सकते हैं। 8.5/2 8.5/2 8.5/2 और 3 से तो कुछ कटेगा नहीं ऊपर का, तो 4/3 3.14, यहाँ दशमलव हटाइए तो 85/20 हो जाएगा। 85/20, यहाँ भी 85/20। अब इसे हल करना है बच्चों, तो 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 एक्का 5, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 एक्का 5, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 एक्का 5, 5 सत्ते 35। तो 1/4 से ये 4 भी कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ 3.14 और 3 तो 17 बच रहे हैं और बटे में 4 चौक 16 और 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, 3 17 है 3.14 और 16 तियाँ 48। तो बच्चों इन सब का गुणा करके 48 से भाग दे देंगे। हाँ, तो बच्चों इन चारों का गुणा कर लीजिए और गुणा करने से जो आए उसमें 48 से भाग दीजिए तो आएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर जो संख्याएं हैं सबका गुणा कर लीजिए और जो आए उसमें 48 से भाग दे दीजिए, तो भाग देने से आएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग इस पूरे बर्तन का क्या निकालें, आयतन। इसलिए बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन देखिए कैसे आएगा। बर्तन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। बर्तन जो ये पूरा है वो बेलन और गोला से मिलकर बना है, इसलिए बेलन का आयतन और गोले का आयतन जोड़िए तब पूरे बर्तन का आयतन आएगा। तो बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन और प्लस जो गोलाकार बर्तन है उसका आयतन यानी गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन देखिए बच्चों आया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब और प्लस गोले का आयतन देखिए इतना आया है 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 25.12 में 321.39
3 9। तो जोड़िए 9 2 11, 9 2 11, 3 1 4 1 5 और 5 1 6 और 3 2 नहीं 5 1 6 2 2 4 और 3 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों देखिए, हम लोग इस बर्तन का आयतन निकाल रहे हैं तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। और जो बच्चा है वो बर्तन का आयतन निकाला था तो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे द्वारा जो बर्तन का आयतन निकाला गया वो गलत है ना, यानी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। बच्चे का उत्तर सही नहीं है। अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है, सही उत्तर कौन है? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यही है 8वां सवाल। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्नावली खत्म हो गई है। इसमें कुल 8 सवाल दिए गए थे। अब बच्चों अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।